हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है भाई सबके। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज कोशिश करते हैं आपको ना थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बिगिन करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम आपको ये बताएं कि जेई मेन में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में अब आपका जैसा भी योगदान रहा या जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ को देखते हुए अब हम अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को किस तरीके से रेडी करें, इस किस तरीके से प्रिपेयर करें। मैं उसके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे सेशंस बनाऊंगा या बताऊंगा आपको। उस सेशन में सबसे पहले सेशन को मुझे लगता है कि जो जनरली मैंने देखा कॉमन नोड पे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर जगह घुसी हुई है और उसमें लगते हैं टाइम, और टाइम लग के क्वेश्चन हो रहे हैं मुश्किल कि वो पूरे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एक सेशन 1 में अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं उसमें आपको कुछ बेसिक थ्योरी ब्रीफिंग दूंगा। बेसिक कोऑर्डिनेट से शुरू करके चलेंगे और उसके बाद सेकंड सेशन में मैं उसके ऊपर प्रॉब्लम से लूँगा। जो आप बताऊंगा आपको वो उतना ही आप पढ़ लीजिएगा तो मोर देन सफिशिएंट होगा अगले सेशन के लिए। और आगे की चीज़ें जो आपको कोऑर्डिनेट में दिखेंगी जेई के एग्जाम में, उसमें आपको पूरी की पूरी है उससे सपोर्ट मिल जाएगी। यस, बेसिक जो मैं बोलूँगा वो चीज़ आपको एक तो पढ़ के रखनी है और एक चीज़ उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस और बना के रखने हैं, ताकि आपको अगले सेशन में जो होगा ना फास्ट ट्रैक पे हम इस तरीके से करेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, कितना जल्दी जल्दी से आपसे हो सकता है, वो वाली चीज़ों को आप गेन कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस और बड़ा बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको देखते हुए अगर हम चलते हैं तो हम पहले जनरल कोऑर्डिनेट पे चलेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, फिर उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इस तरीके से मूव करेंगे। तो पहली क्लास अभी हम जो शुरू कर रहे हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम डालने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे। मैंने आपको ये पूरा देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इन द सेंस वास्ट है। को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हमारे को मतलब नो डाउट नंबर ऑफ आवर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। पर हम अभी हम जो बात कर रहे हैं ना वो एक टारगेट और स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जिसमें ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ना आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपको मालूम है। अब अगर वो चीज़ें नहीं मालूम है, वैसे बहुत बेसिक ही सोच रहा हूँ मैं आपके लिए कि भाई बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और आप क्या क्या पढ़ के ऑलरेडी बैठे हुए हो। और हो सकता है कि जो मैं चीज़ें इसमें कराऊँ वो आपको ऑलरेडी पता भी हो, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। स्किप करके आप आगे मूव कर जाइए और उसके बाद धीरे 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 हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो नाउ जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो हम बात पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं कि अबाउट पॉइंट हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट क्या है। पॉइंट बेसिकली आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा जो होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा कोड भी बनाऊंगा यहाँ पे अपने इस जगह के और इस बोर्ड के रिस्पेक्ट पे, जो मुझे जगह जहाँ पे जैसे जैसी मार्किंग मिलती है उस तरीके से। तो अभी आपके सामने जो मैंने बनाया वो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मैं पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो डिस्कस करने का मतलब यही है कि पॉइंट आपके सामने जो रहेगा उसका हम लिख देते हैं एक्स कोमा वाई, ऐसे याद भी ऐसे ही कर लेते हैं भाई एक्स कोमा वाई पॉइंट है। तो एक्स का मतलब तो नो डाउट आपको पता है एब्सिसा है। ठीक है, और वाई का मतलब आपको पता है ऑर्डिनेट है ना। हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट, बट हमने ना इसको ऐसे याद नहीं रखना। हमने इसे कैसे याद रखना है, हमें इसे ऐसे याद रखना है कि भाई एब्सिसा है तो ये चीज हमारी होगी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, न्यूमेरिकल डिस्टेंस। ठीक है, और ऑर्डिनेट होगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एब्सिसा को क्या ऐसे याद रखोगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स है तो वाई, वाई है तो एक्स। बट ये जो मैं अपने आपके सामने लिखा मैंने डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एंड ऑल, पर हमेशा हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा नहीं, सेकंड में भी, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आ सकता है, एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी जा सकता है। तो हम उसको डिस्टेंस की जगह ना एक वर्ड आपके यूज कर लेंगे आगे, न्यूमेरिकल डिस्टेंस। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, विदाउट कंसिडरिंग साइन। समझ गए। विदाउट कंसिडरिंग साइन।
राइट। चलो जी, ये तो पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। पॉइंट अब कभी भी आएगा तो आप उसे देख लेंगे। तो मैं जो एक और बात बनाना चाह रहा था ना, वो अपनी एकेडमी के नाम के हिसाब से बनाना चाह रहा था, जो मैं कोऑर्डिनेट में बहुत काम कराता हूँ, जो जिसको यूज़ करते हैं। इसका नाम होता है गोफू। कॉफ से बनी चीज़ है ये गोफू, ये नाम बना दिया मैंने। गोफू टेक्निक क्या होती है? गोफू का मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आएगा, ये याद रख लीजिएगा, ये उसके लिए भी आपका काम करेगी। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, आप ये याद रख लीजिएगा, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं पता तो समझ लेना कि उस क्वेश्चन को आप हाथ मत लगाओ। कि वो कहना क्या चाह रहा, भाई उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, आप क्वेश्चन में कैसे घुस गए, आप घुसना ही मत। बट ऐसा होगा नहीं। अगर आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो नेचुरली ज्योमेट्री उसमें इन्वॉल्व होगी। तो गोफू में जो सबसे पहला काम होता है ना, कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये गोफू टेक्निक जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, कि कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो ये 4 बातों को याद रखना। 4 बातें हैं गोफू में। जी का मतलब होता है ग्राफिकल। ठीक है, सबसे पहले जो होगा क्वेश्चन, देखो ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है, कनेक्ट करते जाओ। क्या पता ज्योमेट्री से ही ना आपको सही चीजें नजर आ जाती हैं और आपका क्वेश्चन काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। चलो जी, ग्राफ नहीं मिला। ग्राफ से मतलब मुझे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो विल गो टू ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, उनके साथ उस ग्राफ को थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश करो, सही से हो रहा है। या फिर कई बार ऑप्शन ही डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम हो जाता है, मतलब लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन काम नहीं करता ना, तो हम जाते हैं एफ पे। एफ का मतलब होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है कि जितने बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, कौन से फॉर्मूला को हम पिक करें और इसमें ड्रॉप करें। एंड लास्टली जो यू होता है ना, यू का मतलब होता है कि अननोन इन्वॉल्वमेंट। अननोन को मिनिमम इन्वॉल्व करिए। ठीक है जी। तो इसको हम गोफू टेक्निक बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कई जगह पे ट्राई और टेस्ट करवाया है बच्चों को, उन्होंने इस चीज़ों का बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है, तो इस बात को समझे भी हैं। तो क्वेश्चन को कम टाइम में करना और क्वेश्चन को करेक्ट तरीके से करना, दोनों चीज़ों में ये काम आती है चीज़। क्वेश्चन देखो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ का आधी आधी चीज़ अभी जब जेई मेन का फर्स्ट एग्जाम हुआ है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, उसको भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी आपके कई क्वेश्चन जो हुए हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को लगा के देखेंगे तो आपको 100% वो दिखेगा कि यस, इट इज़ बीइंग गिविंग यू द फाइनल आउटकम। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, गोफू को, ये हमेशा आपका साथ देगा। नाउ आगे बढ़ते हैं कि मैंने पॉइंट के बारे में आपको बता दिया। अब पॉइंट के बाद जो आगे चीज़ें आपको पता है, उसको जरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहलाती है कि डिस्टेंस फार्मूला, विच एवरीबडी नोज। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं लिख रहा हूँ। सेकेंड चीज़ होती है सेक्शन फार्मूला, विच ऑल्सो नोन बाय एवरीवन। ठीक है, थर्ड चीज़ होती है ट्राइंगल। अब उधर आ जाते हैं। सेक्शन फार्मूला में आपके 3 पार्ट होते हैं जो आपको मालूम है। एक होता है इंटरनल सेक्शन, वो इतना याद रखिएगा, इंटरनल सेक्शन रेशियो पॉजिटिव होती है इसमें। और एक्सटर्नल सेक्शन रेशियो नेगेटिव होगी इसमें। ठीक है, और लास्ट होगा इक्वल सेक्शन, जिसमें 1:1 चलती है। लास्ट जो था वो अननोन को मिनिमम इन्वॉल्वमेंट करने वाला, जैसे गोफू बात बताया ना मैंने आपको, उस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। अननोन वाली बात, तो जैसे कई बार होता है ना, इफ रेशियो इज टू बी इवेल्युएटेड, तो हम रेशियो ना m1:m2 जो आपने पढ़ा होगा वो नहीं लेते। क्या लेंगे? k:1 या λ:1। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ? ताकि अननोन कम से कम हो जाए। अननोन मिनिमाइज्ड। ठीक है, अननोन को सबसे कम कर दो। तो ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक रूल। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम आगे ट्राइंगल पे। ट्राइंगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आई भी हैं और आनी भी चाहिए और आपको पता भी होनी। तो ट्राइंगल में सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम है,
डिस्टेंस फार्मूला के अंदर चलो मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको, अगर बात आ रही है तो। डिस्टेंस फार्मूला में आपको क्या होता है कि कोलिनियरिटी की बात आ जाती है कि पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है। नेचर ऑफ ट्राइंगल आ जाता है कि नेचर ऑफ ट्राइंगल कैसा बनेगा वो बता दीजिए। इक्विलेटरल आइसोसेलेस है, ठीक है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी आप डिस्टेंस फार्मूला से यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस तो हर जगह पे ही घुसेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी निकालना हो, शॉर्टेस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस will always be on perpendicular line। ठीक है, तो परपेंडिकुलर गेम पे चलता है ये। तो ये बात आपकी डिस्टेंस में चलती है। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हम जरा ट्रायंगल को अगर थोड़ा सा कराते हैं आपको तो देखिएगा क्या होता है। जब हम ट्रायंगल पे पूछते हैं ना, तो ट्रायंगल में सबसे चीज़ मान के चलिएगा कि ट्रायंगल को ए बी सी, ट्राइंगल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है साइड बेस, एक होता है एंगल बेस। तो अब हम यहाँ पे जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई हमारे को ना ये वर्टिसेस दिए हुए हैं अभी। तो ये मेरे को ना ए बी सी वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, राइट। अब मुझे इस वर्टिसेस के बाद ना ट्राइंगल की कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछे ना मैं कर सकता हूँ। मेरा बताने का पर्पस ये है कि कभी भी कोई ट्राइंगल रिलेटेड, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस ट्राइंगल रिलेटेड बनेंगे। तो ट्राइंगल रिलेटेड में एक बात को 100% ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और दो वर्टिसेस आपके पास हो, तो आप कोशिश कीजिए कि तीसरा वर्टेक्स आपको किसी तरीके से मिल जाए। तीसरा वर्टेक्स जैसे ही आपको मिला तो आपका काम, ट्राइंगल के लिए कोई भी बात पूछी जाए ना, तो ट्राइंगल की कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव ऑल द 3 वर्टिसेस विद यू। तो ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो इनको जरा कोरिलेट करके चलिएगा। और दूसरी बात ये भी है कि साइड बेस भी बात होती है। तो ये मेरी चीज़ हो गई बी, ये मेरी चीज़ हो गई ए, ये मेरी चीज़ हो गई सी। ठीक है ना, आपने हीरोन फार्मूला वगैरह पढ़ा है तो उसमें भी ये चीज़ को आपने जानता है। ठीक। तो इसमें जो आपकी पहली चीज होती है वो यही होती है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई जो ट्राइंगल के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड्स में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है आपका अगला कि अगर मेरे को कभी भी कोई भी साइन का रूल बात कर रहा हो, साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो वो ना अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के हिसाब से रेशियो में चलता है। एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि कोसाइन रूल, जैसे कॉस ए निकालना हो, कॉस बी निकालना हो, कॉस सी निकालना हो, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन है, बात पता होनी चाहिए। ये ना इनकी साइड्स के हिसाब से चलता है। जैसे मेरे को ए एंगल के रिस्पेक्ट से कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए ना इन इन तीनों साइड से निकलता है। डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, सीधा याद कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको पता ही है ए बी सी पे कैसे चलेगा। जो भी इसकी एडजेसेंट साइड्स होती है ना, उन साइड्स का स्क्वायर कीजिए, कॉस ए की बात कर रहा हूँ। अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस कीजिए और नीचे उसी दो एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट विद 2 दे दीजिए। ये कोसाइन रूल होता है। ठीक है ना, अब इधर आ जाइए। अगर हम इधर चलते हैं कॉस बी पे, तो ये बी आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 ए सी। फिर आप कॉस सी पे आ जाइए, सी पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 ए। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये, तीसरी चीज़ ये कहीं ना कहीं 100% जुड़ती है आपके कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में, जो आपको मैं डिस्कस करूंगा अपने आगे के सेशंस में। तो ये पॉइंट्स को जोड़ते चलिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आगे की बात, इसको देखते हुए अगर मैं आपसे अभी ऐसी जनरल पूछ लूँ, तो ये तो आपको 9th या 10th में भी पढ़ा होगा आपने कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ठीक है ना, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ऐसे भी पढ़ते हैं हम। तो हमारे पास ना क्या होता है कि कई बार ना ये वर्टिसेस दे देता है वो, और बोल देता है कि चेक करो कि ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक ही शॉट में चेक करना है आपको। एक ही शॉट का मतलब है कि एक ही आपको स्टेप लगाना है मिनिमम और आंसर देना है। तीनों साइड्स या तो दी हुई हैं आपको, ऐसा समझ लीजिए, या तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं तीनों साइड्स दी हुई हैं, आपके पास ए बी सी अवेलेबल है,
और आपको बोल रहा है कि मुझे बताइए ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब साइड्स दी होती है ना, तो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं उसमें ढूंढूंगा सबसे बड़ी साइड। आई विल सर्च आउट सबसे बड़ी साइड। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी साइड में हमें ये देखना है, जो सबसे बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा। अगर वो एंगल सबसे बड़ा होगा नेचुरली, तो वो अगर ऑब्ट्यूस निकला तो वही एंगल ऑब्ट्यूस एंगल के हिसाब से चलेगा, मतलब ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल के हिसाब से चलेगा। अगर वो ऑब्ट्यूस नहीं निकला, या तो 90 निकलेगा या 90 निकलने की जगह एक्यूट निकलेगा। ठीक है, तो हमारा गेम क्या है कि सबसे बड़े एंगल पे हम गेम खेल लें। तो सबसे बड़े एंगल में क्या ढूंढूंगा, सबसे पहले मान लो ए बी से बड़ी है, बी सी से बड़ी है, सबसे बड़ी साइड कौन हो गई, ए। तो मैं ना कॉस ए ही निकालूंगा बस। भाई सबसे बड़ा एंगल पता चल गया तो काम खत्म। अब पता क्या चल गया, कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा। फाइंड कर लीजिए, कॉस ए नेगेटिव आ गया तो 90 से बड़ा है ए, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अगर कॉस ए इक्वल टू 0 आ गया तो नेचुरली 90 हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। और कॉस ए पॉजिटिव आ गया तो एक्यूट एंगल। ठीक है कि नहीं। तो ये बेसिक ट्राइंगल की एक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, इसका एक एग्जांपल भी दे दिया। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं। इस बात को समझते हुए वर्टिसेस के बारे में जो मैंने बताया उस बात को आप समझ गए हैं कि वर्टिसेस अगर हमें पता है तो हम ट्राइंगल का कुछ भी कर सकते हैं। साइन और कोसाइन रूल और बता दिए आपको और करा दिए, और साथ में सम ऑफ द टू साइड्स वाली साइड बेस्ड ही बात बता। वर्टिसेस से आपको और क्या लेना देना है, वर्टिसेस से लेना देना है अगली चीज का नाम होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। निकालने के बहुत सारे तरीके आपको मालूम है, जैसे आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहला दिमाग में आता है हाफ बेस इनटू हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी। तो ट्राइंगल के अंदर हाफ बेस इनटू हाइट जो आप लगाते हो उसमें हाइट ये चाहिए और वो कॉरस्पॉन्डिंग बेस चाहिए। ठीक है कि नहीं। मेरे पास हाइट नहीं है, क्या करूंगा, अब हाइट थोड़ी निकालूंगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि इसको सीधा आप लगा लीजिए, बट सीधा नहीं लगे तो क्या करें। तो हमारे को तो सिर्फ वर्टिसेस पता है या अपोजिट साइड्स पता है, ये मैंने आपको बता दिया। मान लो इसे बी ले लेता हूँ, इसे ए ले लेता हूँ, तो ये आपका सी हो गया, तो ये आपका। तो मेरे को हाइट नहीं पता, मेरे को वर्टिसेस पता है या साइड्स पता है, तो मैं इसकी जगह ना दूसरा फॉर्मूला यूज करूँ। क्या करूँगा, हाफ ए बी साइन सी, ए और बी यूज कर लो, एंगल ये यूज कर लो, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, कोई भी लग जाएगा इसमें। जो दो साइड लेंगे ना उनके बीच के एंगल का साइन, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इस मेथड से। एक ये मेथड है, और क्या मेथड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग दिस मेथड। इसको हम शूलेस मेथड भी बोलते हैं। शूलेस मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइप से पहले आप नीचे उतरते हैं, फिर आप इस साइड से ऊपर चढ़े जाते हैं, आप ऊपर चले। ठीक है ना, तो शूलेस मेथड बन जाता है, आंसर आ जाता है। एरिया की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, आपको मालूम है, तो इसे मॉड में रखते हैं आप कि भाई नेगेटिव आएगा उसे पॉजिटिव कर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ट्राइंगल से रिलेटेड अगर मेरे पास अगर कोई भी एक ऐसा बड़ा सा पॉलीगन आ जाए कोई, ठीक है, एक एटा पॉलीगन और उसके वर्टिसेस हों तो इसमें भी आप ये एरिया वाला फॉर्मूला लगा देना, चल जाएगा। x1 y1 x2 y2 x3 y3 xn yn x1 y1 चला देना। ठीक है, उसी तरीके से मतलब ऊपर जो लिखोगे ना वो वापस एक बार लिखना होता है नीचे, और जो लिखोगे वापस नीचे लिखना होता है, बाकी सब बीच में आ जाता है। ठीक है, दैट यू कैन काउंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। जिस जिसके बारे में आपको बता रहा था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई है, एरिया रिलेटेड बात। तो एरिया वाली चीज एक ऐसे निकलती है। और कोई तरीका एरिया निकालने का अगर याद आ रहा हो तो, दैट इज वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड भी होता है कि नहीं। और एरिया कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप बेस इंटू हाइट सीधा दिख जाएगा आप, है ना, आप बेस इंटू हाइट सीधा लगा लेंगे।
और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो साइड स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और क्या है हीरोन्स फॉर्मूला, कोई भी किसी भी जगह पे आप यूज वर्टिसेस हो ये लगा देते, आपको ना क्वेश्चन बता देता है, क्वेश्चन दिखा देता है कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स पता है, उसके हिसाब से आप लगा दीजिए। तो आपका एरिया गेम यहाँ पे समझ में आ गया ना, इस तरीके से लगा लेना। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप एरिया वाली बात आप समझ गए तो वी मूव अहेड। एरिया समझने के बाद बात आती है कि यार ट्राइंगल में अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम वर्टिसेस से जानने की कोशिश करें। तो वर्टिसेस से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी ट्राइंगल हो, ठीक है, वर्टिसेस पता हो, ध्यान से देखना समझना इस बात को। कोफू टेक्निक पे वापस जाऊंगा। मेरे पास ना 10 2, ठीक है, 02 ऐसे कुछ वर्टिसेस दे दिए, बोला ट्रायंगल बन रहा है भाई, बताओ क्या होने वाला है इसके अंदर, क्या कहानी होगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये चीज़ हो ऐसे बड़ा सा दिया हो 33,44, 37,91, 41,88, ऐसे कोई ना खतरनाक से पॉइंट भी दे सकता हो। तो आपको घबराहट सी हो जाती है यार, डिस्टेंस निकालेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, कैसे करेंगे, घबराहट तो होती ही होती है पेपर में, आप पता ही है आपको। तो आपको ना सबसे पहले क्या देखना होता है, जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ सुनना जरा, कि ना सबसे पहले देखना कि किसी का एब्सिसा या ऑर्डिनेट कुछ मैच तो नहीं कर रहा आपस में, पहली चीज, जब भी ट्राइंगल की चीज को वर्टिसेस को आप जज करें। दूसरी चीज, ओरिजिन अगर इन्वॉल्व है, ओरिजिन अगर इन्वॉल्व है तो आपको ये देखना है कि ओरिजिन जब इन्वॉल्व होता है ना, तो हमें ग्राफिकल, मतलब ये दोनों चीजें, एब्सिसा ऑर्डिनेट कोई सेम मिल जाए या ओरिजिन इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, तो गेम ये होती है कि हम फटाफट से ना उसको ग्राफिकली जज कर लें। जैसे अब ये दिख रहा है 10 यहाँ मिलेगा, ठीक है कि नहीं, 22 यहाँ मिलेगा समवेयर है, और 0,2 यहाँ मिलेगा। ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, मिल रहा ना। तो इसमें आप गेम खेल लेंगे हम कि क्या बोलने जा रहा है वो, भाई क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ चीज़ें ना सीधी सीधी दिख रही हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख गया भाई, कुछ कर लेंगे इस पे कहानी। ये डिस्टेंस 2 आ गया है, एरिया ही पूछ रहा है, तो आपको पता ही है कि बीच का डिस्टेंस भाई 1 हो गया या 2 हो गया, बीच का डिस्टेंस सॉरी 2 हो गया, ये तो 1 ही पॉइंट है। और ये डिस्टेंस आपका कितना आ चुका है, तो हाफ इंटू 2 ठीक है ना। और ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ना, ये पूरी कॉपी हो जाएगी आपकी, अगर स्ट्रांग हो जाती है ना एरिया अंडर कर्व के लिए, बहुत आसान हो जाता है, कुछ देख के ही समझ में। तो ये बात थोड़ी सी है जो आपको जज करनी है, क्लियर हो गया होगा, मैं समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ट्राइंगल के वर्टिसेस जब भी दिए हों तो गेम को इस तरीके से प्लान कर लें। अब वर्टिसेस के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी हुई है कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में, याद रखेंगे, किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों वर्टिसेस रैशनल हैं, रैशनल समझते हैं, ए कोमा बी, पी कोमा क्यू, आर कोमा एस, ए बी पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू क्यू है, क्यू मतलब रैशनल, देन ट्राइंगल कभी भी ना इक्विलेटरल ना मान लें, इक्विलेटरल कभी नहीं होता, कैन नेवर बी इक्विलेटरल, ठीक है। तो ट्राइंगल का इक्विलेटरल होना पॉसिबल ही नहीं होता, इक्विलेटरल ये होगा ही नहीं, ठीक। तो ट्राइंगल की इक्विलेटरल होने की कहानी ये होती है कि मिनिमम एक वर्टेक्स इरैशनल कोऑर्डिनेट कंटेन करे, समझ गए। तो इरैशनल कोऑर्डिनेट मिनिमम एक कंटेन करेगा तो आपकी कहानी जो है वो इक्विलेटरल की तरफ जा सकती है, होगा नहीं होगा वो आगे की बात है, बट आप सोच सकते हो कि यस वी कैन ट्राई, मान के इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के ना कुछ चीजें बहुत जल्दी से हो जाती हैं, हम सोच लेते हैं यार ये ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा चलो कर दो, नो,
मानने के लिए वर्टिसेस तो चाहिए, ठीक है, ग्राफिकली समझ में आता है। लेट इट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल है जैसे 1,√3, 0,0, 2,0, मान लो ऐसे दे दिए। जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही आपको इसका ग्राफ भी बनेगा। दिख रहा है 0 0 इन्वॉल्व है तो ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ 2,0 यहाँ आ गया, मिड पॉइंट 1 है और 1 पे ये जा रहा है, दिख रहा है आपको 1,√3 यहाँ दिख रहा है, 0,0 यहाँ दिख रहा है। तो नेचुरली ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक इरेशनल कोऑर्डिनेट इसमें फंस गया। तो आप कैसे चेक करेंगे, नो डाउट आप समझ सकते हैं कि इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट मतलब 2, ये डिस्टेंस 2 ऑलरेडी है ही। अभी आपको और पता नहीं है या पता है तो मान सकते हैं इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप आपको आता होगा अगर तो आप बिल्कुल जान पा रहे हैं, इतनी बेसिक बात पता है आपको। √3/1 tan थीटा 60 गिविंग यू एज वैल्यू, तो आपका ये थीटा 60 हो गया। दो एडजेसेंट साइड किसी की भी ट्राइंगल की अगर इक्वल हो जाए और बीच में एंगल 60 हो जाए तो 100% ट्राइंगल इक्विलेटरल डिक्लेयर हो जाए। ये बात समझ गए भाई? तो इस बात का मतलब समझ के चलिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हेंसफोर्थ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो आप ये बात समझ के चलें कि आपका 1,√3 अगर सिस्टम में आ रहा है तो 1,√3 मतलब इरेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, तो ट्राइंगल को इक्विलेटरल लेके आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो अब वर्टिसेस से रिलेटेड बात समझ गए, ट्राइंगल समझ गए, एरिया समझ गए, एरिया रिलेटेड हम कहानी समझ चुके हैं। अब ट्राइंगल में आती हैं थोड़ी सी और आगे की, जो आपकी आगे पूछी गई हुई है, तो वो कहलाती हैं आपकी जैसे कंकरेंट पॉइंट। ये आप पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। ए बी सी वर्टिसेस मान के चलिए आपको पता है, ठीक है जी। तो वर्टिसेस के बाद आपको गेम करनी है कंकरेंट पॉइंट्स की, एक बना के दिखा रहा हूँ। डी ई एफ, ये आ गया जी। जी हम लेते हैं मीडियन के सेंट्रॉइड को बोलते हैं हम कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियन, मालूम है आप सबको, ठीक है ना। 1:2 में 2:1 में डिवाइड करता है ये। तो इसका सबसे आसान और सुंदर और यूज होने वाला सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही होता है, AM ऑफ एब्सिसा एंड AM ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, AM ऑफ एब्सिसा एंड AM ऑफ ऑर्डिनेट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये इन्वॉल्व हो गया, आपको ट्राइंगल में मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट। ये आपका दिख गया ABC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी के बाद आता है इन सेंटर, तो हम I से डिनोट करते हैं। अच्छा, सेंट्रॉइड में एक बात और आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रॉइड है मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है ना, उसका भी सेम ही सेंट्रॉइड होता है, ठीक, दोनों का सेंट्रॉइड सेम। तीसरी बात, हर मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल इन एरिया में डिवाइड करता है। दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, एवरी मीडियन डिवाइड्स इन सेम वे। नेक्स्ट इन सेंटर पे आ जाते हैं। इन सेंटर आई होता है जो कनकरेंट पॉइंट ऑफ क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो साइड बेस्ड होता है, A B एंड C। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, AX1 BX2 BX3 on A + B + C, AY1 BY2 BY3 on A। ठीक है जी, ये इन सेंटर का फॉर्मूला है।
अब आगे आ जाता है आपका एक, हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर आपको मालूम है, ऑर्थो सेंटर एच से डिनोट करते हैं हम। ऑल्टीट्यूड का कनकरेंट पॉइंट होता है। ऑल्टीट्यूड का कनकरेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसके लिए ना करेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर वो वाला कम यूज होता है, तो इसलिए हम उसे लगाएंगे नहीं। हम ऑल्टीट्यूड के लिए ना इसमें लिख देते हैं, 3 फॉर्मूलाज होते हैं। अगर है कोई तो आप अपना देख सकते हो बुक में। ट्रिगो मेथड होता है एक, ट्रिगो से मतलब एंगल बेस्ड एक फॉर्मूला होता है। एक मैं आगे कराऊंगा जिसको हम कहते हैं यूजिंग स्लोप एंड लाइन इक्वेशन, ठीक है, एक उससे बताऊंगा। और लास्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कनकरेंट पॉइंट्स। और चौथा आपका सबसे आसान, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल। ग्राफिकली अगर आपको दिख जाए तो ठीक है। ये सब कॉपी होगा किसके लिए, ऑर्थो सेंटर के लिए भी और साथ में सरकम सेंटर के लिए। सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट, यही सेम सेम इसके भी लगते हैं। बट मतलब मेरा ये बताने का पर्पस यहाँ है कि सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के लिए कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। आप उसके लिए इस फॉर्मूला पे जा सकते हो, बट टेक्स टाइम, तो आपने वो नहीं लगाना। तो हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। आ रहे थे ना सरकम सेंटर का, तो सरकम सेंटर में एक बात को थोड़ा सा और ध्यान रख लेना। सरकम सेंटर में आपको पता ही है ये कनकरेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होता है। बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। अब इसमें जो मेन जेई में काम करेगा ना, आपका मेन जो ज्यादा काम करता है वो ये वाला पॉइंट होता है, ग्राफिकल। एंड दूसरा प्रॉपर्टीज, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा हम उसी पे फोकस करेंगे, उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए जरा ऊपर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे हम प्रॉपर्टीज। OGHI, नाम तो समझ में आ गए होंगे आपको। O इज द सर्कम सेंटर, G इज सेंट्रॉइड, H इज ऑर्थो सेंटर एंड I इज इंसेंटर, ठीक है। सबसे पहली जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि किसी भी ट्राइंगल के लिए ना, इन एनी ट्राइंगल OGH कोलिनियर एंड ये G जो होता है ना, ये इसको O और H को 1:2 में डिवाइड करता है। OG is to GH is 1:2। This is another thing very important। नेक्स्ट आते हैं आपके सेकेंड पॉइंट पे। अगली बात, 1:2 में डिवाइड करने के बाद आप ये बात और ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्राइंगल होगा O और I हमेशा ना ट्राइंगल के अंदर रहेंगे। Q और I will always be present in the any triangle, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल, Q और I हमेशा अंदर मिलेंगे। ये मैंने जो बात बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रॉइड तो आपको निकालना आता है। वो अगर आपको दिया होगा तो H निकाल लो इस फॉर्मूला से। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला ना, बहुत फ्रेंडली होता है और ये जल्दी जल्दी आंसर दे। तो हम इधर आ जाते हैं। अब आपका G और I आपके सामने है, वो हमेशा अंदर रहेगा। बट जो ये होते हैं ना, ये दो बदमाश होते हैं, कौन, O और H। O और H इस केस में तो अंदर ही फंसे रह जाते हैं। ट्राइंगल अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ना, तो O और H भी अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये कोलिनियर है, तो ये एक लाइन में आ जाते हैं, OGH, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे पहुंचते हो ना, तो O जो होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है, H जो है ना वो यहाँ आ जाता है, और O इस पे चला जाता है, मिड पॉइंट। मतलब वो धीरे धीरे क्या होता है कि ट्राइंगल के बाहर जाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, क्योंकि इन सेंटर से तो इन सर्कल बनना होता है, तो इसलिए वो अंदर रहता है। जहां तक आप O और H की बात करते हैं, तो O और H इसके तो अंदर ही होते हैं, और H इसमें H पे चला जाता है, और यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाता है। जहाँ ऑप्टिक्स में पहुंचते हैं, ऑप्टिक्स में H चला जाता है बाहर,
और ओ चला जाता है इसके बाहर साइड। मैंने आपको क्यों बताया कि मैंने अंडरलाइन किया था, अगर आपको याद करो, ग्राफिकल और प्रॉपर्टीज। तो जो ग्राफिकल है ना, कई बार ट्राइंगल जब आपको दिया और आपको समझ ना आ रहा, आप उसे ग्राफिकल बना रहे हो, वो ऑप्टिकस एंगल बन रहा है और उसमें उसने सेंट्रॉइड की जगह इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर कुछ पूछ लिया है, तो सेंट्रॉइड या सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर आपको दिख जाएगा कि यार वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उससे आप चार ऑप्शन से ना खेल सकते हो, मतलब जल्दी से समझ सकते हो। तो ये काफ़ी मदद कर जाता है ये वाला पॉइंट, अगर आप याद रखें तो ये वाली चीज़ OGHI के लिए आपके सामने जो मैंने बताई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इस केस में थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस, जैसे मैंने अभी बताया, AB BC, P के PQ ले लेता हूँ और C के RS ले लेता हूँ। तो ये आपको जैसे बताया था ना ऊपर, AB PQ RS क्या है, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो आपसे ये बात पूछ ली जाती है कि OGH और I के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, कि सारे के सारे रैशनल होंगे या कोई रैशनल 100% होगा, कोई रैशनल 100% नहीं होगा। तो इसमें जो जजमेंट आती है ना, वो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में यही लिखा होता है। तो इनमें चार ऑप्शन में ना ये बात याद रखना कि OGHI में ना I मे और मे नॉट की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, बाकी ये 100% रैशनल। कब कंडीशन है, ABC तीनों रैशनल होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ABC तीनों रैशनल है ना, तो ये OGH 100% रैशनल होंगे। I पे मेन चेंज ओवर हो सकता है, वो मे और मे नॉट पे जाएगा। तो ये जो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं OGHI की जो आपको याद रखनी है। फोर्थ केस, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है, इसकी भी आपको कहानी पता है कि इक्विलैटरल कैसे चेक होता है। ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, देन OGHI ये सब एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, आर कोइंसिडेंट। ठीक है, दे विल बी लाइंग ऑन द सेम पॉइंट। तो मतलब अगर इक्वल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बोलूँ ना, तो वही इन सेंटर होगा, वही सर्कम सेंटर होगा, वही ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ OGHI। OGHI में जब भी कोई क्वेश्चन मतलब इन पे अटकता है, तो आप इन चीज़ों पे उसको फोकस करके काम कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे थोड़ी सी बता दी जाए आपको, इनकी एक दो चार और रिफ्लेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी हैं, वो आपको पता होंगी, आप देख सकते हैं। तो एक होती है कि अगर आप सरकम सेंटर पे बात करें ना, सरकम सेंटर से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आते हैं ना, तो साइड को बाइसेक्ट किया और परपेंडिकुलर भी हुआ, साइड को बाइसेक्ट किया और उसे परपेंडिकुलर, ये आपका O होता है। O से अगर आप ये लेके सेंटर लेके अगर वो बनाते हैं ना सर्कल, सरकम सर्कल बनता है, इस वजह से उसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक, तो जो सरकम सेंटर बनाया ना मैंने, इसकी कहानी ये है कि A B B और B से ये सब ना अपने रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मिरर इमेज होते हैं। मतलब A B एंड, या A B से लिखते A B C are mirror images of each other with respect to their perpendicular bisector। बहुत काम की चीज़ है बेटा, ध्यान रखना। पहली चीज़ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के अबाउट ना मिरर इमेज होते हैं। तो अब इमेज वाली चीज़ जब पढ़ाऊंगा या बताऊंगा लाइन में, तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो वहाँ पे ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी। सिक्स पॉइंट इसी में ये हो जाता है कि ट्राइंगल हो, क्या है, का कोई भी आपका उसमें एक का ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आ रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मान लो ये ABC है,
ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ ना कि का ठीक है अबाउट ए का मतलब इसके अबाउट ए का मिरर इमेज निकालूंगा ना, तो इस पे साइड बीसी पे ही आएगा, पर वो सी नहीं होगा। ये दोनों अलग बातें हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिरर इमेज ऑफ ए with respect to bisector of angle ABC will be on the line BC और साइड BC। ये ना इसके ऊपर मिरर इमेज होता है। मतलब क्यों होता है क्योंकि ये इस बाइसेक्टर के अबाउट फोल्ड हो सकता है ना, ये मिरर इमेज है बाइसेक्टर के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला होता है। तो बाइसेक्टर की दूसरी बात आपको समझ में आ गई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड रिफ्लेक्शन, इसे कनेक्ट किया मैंने। सातवां पॉइंट, एक और जो कनेक्ट होता है वो ये कनेक्ट होता है, एक सर्कल है, ये आपका सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए ना, ये इसका एच एच समझ रहे हो, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज अगर आप निकालें, तो रहिएगा ध्यान से, मिरर इमेज की कहानी हो रही है। ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज with respect to each side will always lie on the circumference, okay। h dash of with respect to AC हुआ, h dash of with respect to BC हुआ, h dash हुआ with respect to AB। मैं क्या लिखूंगा, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC with respect to with respect to side will lie on the circumcircle of triangle ABC। मैंने बताया, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स याद रखिएगा, दैट विल बी कवरिंग योर जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इनको अगर हम याद रख लेंगे ना, तो लाइन को करने में आसानी होगी। लाइन के साथ ये कनेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ये लाइन में नहीं होंगे, लाइन की चीज़ अलग दुनिया, ये अलग दुनिया, ये दोनों सब कनेक्ट होंगे। मैं सिर्फ एक एक लिंक बता रहा हूँ आपको, फिर मिला के चेन बन जाएगी और फिर 100% हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो इसको अब कर लीजिए, फिर हम अगली क्लास में लाइन को शुरू करेंगे और लाइन पे आगे बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।